हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना IIT-JEE का जो सेकंड वाला पार्ट था मेंस का, जो कि आपका सेट्स का चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने जितनी संभव प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी देख ली है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपने NCERT वाला पार्ट और जो पार्ट 1 है वो आपने देख लिया है। ठीक, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हम लेंगे किसी बुक से लेके चलते हैं और इसमें काफी अच्छे बुक दिए, इस बुक में काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is an empty set? Which of the following is an empty set? First, second option, third option, the set of even prime number. इन चारों केसेस को देखिए और आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें चार ऑप्शन आते हैं और उनमें से एक क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। तो इनमें से कौन सा एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है? आमतौर पे जो बच्चे देख करके हाँ बोलेंगे, सबसे पहले इसको ही टिक करने की कोशिश करेंगे। इस पर भी थोड़ा सा देरी हो जाएगी क्योंकि उन्हें एम्प्टी सेट जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 5 मतलब सिर्फ 5 या फिर सिर्फ इससे, या फिर कुछ भी ऐसा लिखा हो जो संभव ही ना हो, जैसे कि x बिलोंग करता हो 5 से बड़ा और x बिलोंग करता हो 1 से लेकर के 4 तक। तो ऐसी कोई संख्या हो जो 5 से भी बड़ी हो और 1 से लेकर 4 तक भी रिप्रेजेंट करे, तो ये तीनों केस ही आपके 5 के हो गए। तो पहला वाला जो केस है ये एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट का सबसेट को दिखा रहा है। एम्प्टी सेट के सबसेट को मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट कितने हो गए, एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर। ठीक, तो मतलब कि ये आपका सबसेट को दिखाएगा। फिलहाल ये एक एम्प्टी सेट को दिखा सकता है, इसके अंदर 0 रख दिए तो 0 तो वैसे ही एम्प्टी सेट को नहीं दिखाती है। दूसरा केस भी आपका गलत हो गया। थर्ड केस की बात करें, n belongs to n और n less than 1, n belongs to n होता है आपका नेचुरल नंबर और आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे जो आपके नेचुरल नंबर में आएंगे। इन्होंने बोला कि एंड n लेस देन 1 एंड n लेस देन 1 से छोटा होना चाहिए। इन्होंने इक्वल्स टू का साइन भी नहीं लगाया। अगर लेस देन के अलावा यहां पर अगर सपोज करो एग्जाम में लेस देन और इक्वल्स टू 1 लगा दिया गया होता तो ये वाला केस भी आपका कैंसिल हो जाता। लेकिन उन्होंने n लेस देन 1 लगाया, मतलब 1 से छोटा, मतलब कि 0 -1 और -2 की जैसी कोई टर्म बोलना चाहता है ये। और ये आपका n किस में बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये एक तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरी कंडीशन इन्होंने बोली है कि ये 1 से छोटा भी है। मतलब ये दोनों केस संभव नहीं है, इसी वजह से ये वाला जो सेट हुआ ये आपका एम्प्टी सेट हुआ। एम्प्टी सेट, ये आपका थर्ड वाला जो केस है ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। लास्ट वाला भी लगभग ऐसे ही दे रखा है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ज्यादा तो होते नहीं, एक तो होता ही है कम से कम। प्राइम नंबर आप जानते हैं 2 3 5 7 9 11 13। एक 2 जो होता है वो आपका इवन प्राइम नंबर, एक नंबर एक ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन सवालों को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ते हैं तब वो आसानी से क्लियर होता है। ठीक, सेकंड केस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है लेट क्या है a equals to x is that x where x is that x belongs to R and x greater than or equals to 3, and b equals to x is that x belongs to real number where x
जो है लेस देन और इक्वल्स टू 5, x लेस देन इक्वल्स टू 5, आपको बताना है फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन देख लेते हैं। 3,5 सेकेंड ऑप्शन है आपका, 3,5 थर्ड ऑप्शन है आपका, बी फोर्थ ऑप्शन है आपका 0,5। चार ऑप्शन दिए हुए बेटा, ये ऑप्शन तो लगभग देखे हुए से ही लग रहे हैं, फिर भी x क्या है, पहले केस में एक ही जो वैल्यू बोली है वो बोली है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर के लिए x की वैल्यू लिख देते हैं 3 से बड़ा, 3 4 5 6 लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 अब तो जहां तक भी जा रहा हूं, ठीक। b की अगर बात करें तो b के केस में बोला है कि 5 से छोटा है और ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो b से छोटा लिख दीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। 5 से छोटा है मतलब सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 5 ही आने वाली है, उससे पहले 4 3 2 1 0 और उससे पहले भी -1 या और नीचे तक जा सकते हैं। रियल नंबर मतलब रियल नंबर नेचुरल को भी काउंट करते हैं, रैशनल सबको काउंट कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हम कॉमन की बात करते रहते हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन की बी की बात करें हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 3 4 4 और 5 और 5, मतलब कि 3 नंबर आपके कॉमन आए हैं, 3 4 और 5, ठीक। 3 को भी काउंट किया गया है, 4 को भी और 5 को भी, और 3 4 5 में अगर इसकी बात करें तो ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो बाहर वाले ऑप्शन होते हैं 3 और 5 इन दोनों को काउंट नहीं करते। ये वाला आपका क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में ये वाले जो ऑप्शन होते हैं काउंट करते हैं, मतलब कि जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो गया ये आपका काउंट हो जाएगा, ठीक। ये आपके क्लोज इंटरवल का एक पार्ट बन गया है, ये आपका केस हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। फाइंड, थर्ड केस है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट के नंबर कितने हैं और सेट दिया हुआ है आपका सबसेट 1 2 3, इसके अंदर कितने सबसेट होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 और 2 3 को भी एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया है, तो इसके सबसेट की संख्या पहला 4, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन 3। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 4 8 2 और 3। आप जानते हैं कि सबसेट कैसे निकाला जाता है, सबसेट निकाला जाता है 2 की पावर n से। 2 की पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां से आपका सबसेट की संख्या निकाली जाती है। सपोज करो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, वैसे दिखने के लिए 3 है, एक ये लिखा होता 1 2 और 3, इस केस में इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 हो जाते हैं। तो उस केस में तो जो सबसेट की संख्या होती है 2 की पावर 3 8 होते हैं, ठीक। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 और 3 को एक साथ ले लिया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके 2, तो 2 की पावर 2 मतलब कि 4 आपका नंबर ऑफ सबसेट आ गए, ठीक। अगर आपको सबसेट लिखने के लिए भी बोला जाए तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं 5 1 2 3 1 और 2 3, ये आपके 4 सबसेट आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। इस केस में भी आप अगर सबसेट लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। तो दोनों ही केस में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाले केस में 2 और 3 को जब साथ में ले लिया गया तो नंबर ऑफ सबसेट 4 हो गए, जबकि
ऐसे केस में जब वो अलग होंगे तो उसके केस में सबसेट की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, two finite sets have m and n element. Two finite sets have m and n elements. Two finite sets have m and n elements. If the total number of subset of first set, if total number of subset of first set is 56 more than the total number of second subset, is 56 more than total number of subset of second set। ठीक, तो पूछा है फाइंड m एंड n, दो केस पूछे हैं। इसमें हालांकि एग्जाम में m प्लस n और m माइनस n भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये केस आई थिंक पहले आया हुआ है 2018-20 में कभी आया होगा IIT जेईई में। और दो फाइनाइट सेट हैं जिनके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 56 मोर देन। तो एक सेट है जिसमें सपोज करो 3 एलिमेंट थे, तो आपने लिखा था इसमें सबसेट की संख्या 2 की पावर 3। तो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट जो लिखे जाते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। ठीक, जिसमें m एलिमेंट है तो उसके लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर m। ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें m एलिमेंट है। जिसमें n एलिमेंट है सेकंड केस में 2 की पावर n हो गया। ठीक, क्योंकि जो नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे हैं हम 2 की पावर n से निकालते हैं। बोला गया कि पहले में दूसरे से 56 ज्यादा है, मतलब कि 2 की पावर m जो है 2 की पावर n से 56 ज्यादा है। ठीक, n को इधर ले आते हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन बन गई आपकी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 56। अगर इसे और सोल्व करने की इच्छा हो तो इसमें से हम कुछ चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2 की पावर, इसे मैं अलग से लिखने की कोशिश करता हूं बेटा। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, अगर मैं इसमें से 2 की पावर n कॉमन लूं तो ये बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ये चीज क्लियर है? नहीं है? इसे आसानी से समझा जा सकता है। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, इस तरफ मैं ऐसा करता हूं 2 की पावर n ऊपर और 2 की पावर n नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ऊपर से 2 की पावर n कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि यहां पर तो 1 ही बचेगा। तो 2 की पावर n और 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n क्या बचेगा, 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, तो ये बचा 2 की पावर m माइनस n। तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये वाली टर्म अगर ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। m और n की डायरेक्टली कोई वैल्यू में दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। ऐसा करते हैं, मैं इसे तोड़ देता हूँ। 8 7 56, 8 7 56 या 8 7 56। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और अगर इसको लिखना हो 7 को तो आप क्या लिख सकते हो 8 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 1। क्लैरिटी से देखिए, m माइनस n है 8 into 7, 8 7 56, 8 into 8 minus 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 minus 1, तो क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 minus 1 7 आ गया। तो कंपेयर कर लेते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर m minus n, 2 की पावर m minus n। ठीक, तो n की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 3, पहला केस n की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3, और m minus n की वैल्यू यहां से आ गई दूसरी वाली इक्वेशन से 3,
n की वैल्यू 3 है, m माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस 3 6। ऑब्जर्वेशन को अच्छे से रखिएगा बेटा, क्लैरिटी रखिएगा एकदम माइंड में कहां पर क्या चल रहा है। n की वैल्यू आई है 3 और m की वैल्यू आई है आपकी 6, ठीक। तो हालांकि ये केस आपका संभव है, m की वैल्यू आई है आपकी 6, तो m प्लस n पूछा जाए तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, m माइनस n पूछा जाए तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। तो दोनों केस आपके हो गए, ठीक। तो ये केस संभव है और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतर गया, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x square plus x minus 6 equals to 0 in roster form, ऑप्शन भी दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2, -3, -1, -2, थर्ड ऑप्शन है 1, 2, एक ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन 3, -2। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ। जल्दी से सॉल्व करो और इसका आंसर निकाल के दिखाइए जल्दी से। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये आपने 10th क्लास में या वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सॉल्व x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ का साइन देखते हैं, प्लस है या माइनस। अगर ये साइन माइनस का होता है तो बीच वाले नंबर को तोड़ करके लाया जाता है। 3 - 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया है आपने, x प्लस 3 माइनस 2, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 और x माइनस 2, ये दोनों ही केस आपने देख रखे हैं और बहुत बार सॉल्व भी कर रखे होंगे, 7 से ज्यादा बार आई थिंक। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आई है आपकी -3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आई है आपकी 2। तो 2, -3 पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। इसको मत लगा दीजिएगा कभी यहाँ देख करके आप इसे ही ऑप्शन में लगा देते तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। Question number 6. Write the set x such that x is a positive integer, and x square less than 40. x square and x square less than 40 in roster form. तो इसके ऑप्शन है आपके सामने। ये तो काफी इजी केस लग रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड केस है आपका 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7, थर्ड केस 2 3 4 5 6 5 6 7, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 0 1 2 3 4 5 3 5 6। देखिए बेटा, चार ऑप्शन है आपके और ये क्वेश्चन है आपका x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं वो जल्दी से मुझे आप बता दो। पॉजिटिव मतलब वो जो 0 से बड़े होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटीजर तो आप जानते हैं 0 से आगे 4 5 6 और इससे पहले वाले भी।
-2 -3 -4 और -5 है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 से आगे वाले सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक। और उनका स्क्वायर कितना आना चाहिए, उनका स्क्वायर लेस देन 40 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49। तो 7 को तो काउंट करना ही नहीं है। तो इससे पहले जितने भी हैं इन सबका स्क्वायर जो आ रहा है वो आपका लेस देन 40 आ रहा है। इसका मतलब जो इसमें से आपका ऑप्शन लग रहा है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 6 तक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ये करेक्ट आंसर है। आप इसमें 0 1 2 3 4 5 6 मत कर लीजिएगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव बोला है। तो 0 neither in positive nor in negative, आप इसे किसी में भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये इजी केस था और हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Let x is 1 2 3 4 5 6. Let x is 1 2 3 4 5 6. If n represent any member of x, if n represent any member of x, any member of x, then the roster form of n belongs to x but 2n does not belongs to x. ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन लिख लीजिए 2 3 5 6, सेकंड ऑप्शन लिख लीजिए आप 5 और 6, थर्ड ऑप्शन लिख लीजिए 4 5 6 और फोर्थ ऑप्शन है 3। फोर्थ ऑप्शन है आपका 3। ये 4 ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब तक तो क्लियर हो गया होगा और जिसने करना होगा वो करने उसने कर भी लिया होगा आई थिंक। तो देख लेते हैं। x की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 और n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x। तो आपको n को बताना है कि n है क्या एक्चुअल में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि बोला क्या है कि n बिलोंग कर रहा है x से बट 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो जो n की वैल्यू है वो तो x से बिलोंग कर रही है लेकिन 2n जो है वो x से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस में आमतौर पे ये n लिख देते हैं 2n लिख देते हैं, है ना। n की वैल्यू क्या क्या है आपकी, वो x से बिलोंग कर रहा है मतलब उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। क्योंकि आपके x की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। 2n की वैल्यू जल्दी देखिए 2 4 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छक्का 12। इन्होंने बोला कि ये तो बिलोंग कर रहा है x से, ये डोंट बिलोंग कर रहा है x से। 2n x से बिलोंग नहीं करना चाहिए, 2n x से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, n के सारे एलिमेंट हालांकि x से बिलोंग कर रहे हैं, तो सही बात है। 2n आपका x से बिलोंग नहीं करना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है x से, बिल्कुल ठीक। 4 बिलोंग कर रहा है x से, बिल्कुल सही है। 6 भी बिलोंग कर रहा है x से, ये तीनों x से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो n बिलोंग कर रहा हो x से और 2n डज नॉट बिलोंग कर रहा हो x से, तो ऐसा केस कौन सा है कि ये x से बिलोंग नहीं कर रहे हैं और ये वाले केस आपका x से बिलोंग कर रहा है। मतलब इसका ऑप्शन कौन कौन से आ गए हैं आपके 4 5 और 6। ये वो एलिमेंट है जो n इससे बिलोंग कर रहा है, x के अंदर आ रहे हैं और 2n की वैल्यू आपकी x के बाहर आ रही है, सीधी सी बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 5 6 ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया है, ठीक। आसान केस था और अच्छा भी था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हमने बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 2 2 1 3 3 1 3 3, देन ऑप्शन दे दिए हैं फिर आपके
A इक्वल्स टू बी, सेकेंड ऑप्शन है A नॉट इक्वल्स टू बी, थर्ड ऑप्शन है A and B are not set, ऐसा कुछ बोला गया है। हालांकि इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है आईआईटी में, रियलिटी तो यही है, लेकिन हमको जब ऐसे सेट दो या दो से ज्यादा सेट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो जरूर इस्तेमाल करने के लिए आ सकता है। A की वैल्यू 1 2 3, B की वैल्यू 2 2 1 3 3। हमने कहा था कि A में कितने भी एलिमेंट हो और B में कितने भी एलिमेंट हो, अगर उन दोनों के अंदर के एलिमेंट सेम हैं, क्या अगर एलिमेंट सेम हैं तब वे दोनों सेट आपके बराबर आएंगे। उन दोनों के अंदर के एलिमेंट कितने भी रिपीटेशन हो रहे हो, 1 2 3 4 40,000 बार भी हो रखे हो, तब भी अगर उनके अंदर के एलिमेंट सेम हैं तो वो दोनों आपके सेट इक्वल हो जाएंगे। तो A के अंदर 1 2 3 आ रहा है, इसके अंदर 2 1 और 3 आ रहा है, मतलब कि दोनों सेट आपके कैसे हैं, इक्वल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं बुक में, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इफ A equals to 6, 12, then set builder form is, then set builder form is। देखो जरा आपने सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन आसानी से कर रखा है और आप इसे भी कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये जो नंबर होते हैं हम इन्हें नेचुरल नंबर में भी ले सकते हैं, रियल नंबर में भी ले सकते हैं। तो आप इसे लिख पाएंगे x is that x belongs to real number, x is that x belongs to real number। ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट आपका क्लोज्ड ब्रैकेट है। हम इसमें एंड पॉइंट को भी काउंट करते हैं, 6 को भी और 12 को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6 और लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। एक और केस देख करके चल सकते हैं आप आसानी से इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ -5, 7 एंड इज। देखिए इसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने सिखा दिया है ऑलरेडी। अगर आपने A या B दे रखा है तब B equals to x is that x belongs to real number and आप बीच में एंड भी लिख सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं। तो x बिलोंग करेगा, हम यहाँ पर क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट का साइन है या सेमी ओपन ब्रैकेट इसे वैसे हम कहते हैं, और ये वाला जो केस है ये इस वाले एलिमेंट को शामिल नहीं करने के लिए बोल रहा है, और जबकि ये जो ऐसा ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट, ये वाला इस एलिमेंट को शामिल करने के लिए कह रहा है। तो हम इस वाले एलिमेंट के लिए -5 से ग्रेटर रखेंगे और इससे लेस देन और इक्वल्स टू 7 रखेंगे। तो ये केस आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो थे ये आपके सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए था। आमतौर पे अगर आपको रखने की इच्छा हो तो आप रियल नंबर लीजिएगा, नेचुरल नंबर मत लीजिएगा, क्योंकि रियल नंबर में सभी आपके एलिमेंट आ जाते हैं। रैशनल, इरैशनल या और भी जो भी केस आते हैं वो रियल नंबर के अंदर काउंट हो सकते हैं। नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर या और सब में थोड़ी सी इश्यू रहता है कि वो इंटीजर्स में, इंटीजर में भी एक इश्यू आ जाता है, लेकिन रैशनल रियल नंबर में ऐसा कोई इश्यू रहेगा नहीं। ठीक, तो इस चीज को आप फोकस में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Which of the following is non-empty set? Which of the following is non-empty set? बेटा कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको पहचानना है कि इनमें से कौन नॉन एम्प्टी है, मतलब कि
एम्प्टी नहीं है ना। एम्प्टी सेट आप जानते ही हैं, एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं, जो बिल्कुल खाली होता है, ऐसे हम फाई से डिनोट कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो नॉन एम्प्टी इसका रिवर्स हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ ना कुछ हो। तो फर्स्ट केस इन्होंने दिया हुआ है a equals to x such that x greater than 1 and less than 2. X is a natural number between 1 and 2. X is a natural number between 1 and 2. अपने आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। जब तक हम निकालते हैं, जब तक हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, जल्दी से इसका आंसर निकालिए। b equals to x is that x square minus 2 equals to 0 and x is rational and x is rational. Third case, x is that x is an even prime number greater than 2. Fourth case है आपका x square equals to 0 and x is an integer. d equals to x is that x square equals to 0 and x is an integer. चार ऑप्शन है बेटा आपकी, जल्दी सॉल्व करिए इसे। तो आपको इसमें नॉन एम्प्टी सेट पहचानना है, और नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। सीधी सी बात है, पहला वाला केस देखेंगे 1 और 2 के बीच में है आपका x, और 1 और 2 के बीच में जो नंबर आएंगे, सीधी सी बात है, वो 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है, 1.1 1.2 1.3 अप टू 1.5 और 1.9 तक। यानी कि अगर आप इन्हें रैशनल नंबर में भी कहना चाहें, जैसे कि आप इसे 1.5 को बोलेंगे 3/2 या 1.4 1.2 को भी आप इस तरीके से कुछ और बोल सकते हैं, 6/5। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं? नेचुरल नंबर आप जानते हैं किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट को, जो कि पूरे नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर कितने हैं? एक भी नहीं आता 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर एक भी नहीं आता, मतलब ये कैसा सेट है आपका? 5 एम्प्टी सेट है। दूसरे सेट की बात करें तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू आई है 2, और अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलोगे प्लस माइनस रूट 2। ठीक, आप x की वैल्यू कितनी बोलोगे? x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आई है, और जहां रूट आ जाता है, आपने अपने आप ही क्लास 10th में या 9th में सोल्व कर लिया होगा कि रूट 2 इज इरेशनल या रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। ये 9th में भी आ जाता है और 10th में भी आ जाता है, ये चीज प्रूव करने के लिए। तो बोला है कि x इज रैशनल। क्या बोला है? x इज रैशनल। लेकिन जो रूट 2 या वाली जो टर्म आई है, आप हमेशा के लिए इस बात को अपने स्मरण में रखिएगा कि रूट के अंदर की वैल्यू आपकी कैसी आएगी? इरेशनल। तो रूट के अंदर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल ही होने वाला है। तो उस केस में ये भी आपका कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट, क्योंकि x की वैल्यू इन्होंने रैशनल बोली है और हमारी कितनी आ रही है? इरेशनल। तो ये आपका कैसा सेट है? 5 एम्प्टी सेट। x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन होता है? इवन प्राइम नंबर बस एक ही होता है, आप जानते हैं, 2 3 5 7 और फिर आता है आपका 11 13 17। इसके बाद में कोई भी 2 के बाद में एक भी इवन प्राइम नंबर नहीं आता, सब ओड ही आते हैं। इवन नंबर हो जाएगा तो फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को छोड़ करके एक भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो इन्होंने जो ग्रेटर का साइन लगा दिया है, ग्रेटर का साइन यहाँ पर थोड़ा सा भारी पड़ गया। इसका मतलब अगर ये बोलते सिर्फ इवन प्राइम नंबर तो हमारा 2 आंसर हो गया होता, तो उस केस में ये एम्प्टी सेट नहीं होना था। लेकिन इन्होंने ग्रेटर देन 2 का साइन लगाया, तो ये आपका एम्प्टी सेट का हिस्सा बन गया। x स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा 0 इसके सबसेट में। और सबसेट
की बात करें तो सबसेट में 2 एलिमेंट आ जाएंगे 5 और 0। ठीक, आसान है। तो ये वाला जो आपका लास्ट वाला सेट है ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। ये जो हमने इतना सारा बताया इसमें टाइम कंज्यूम हुआ, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें तो इसे आसानी से जज कर सकते हैं सिर्फ पढ़ने मात्र से। नेचुरल नंबर 1 और 2 सीधा काट दो, x² 2 x की वैल्यू √2 रैशनल काट दो। इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, हाँ याद है 2 है लेकिन ग्रेटर देन 2 काट दो। 0 तो सीधी सी बात है 0 आया तो नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक, काफी इजी केस था और हो जाना था, आसानी से हो जाना चाहिए था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा केस भी था, इसमें 2-3 अलग अलग पार्ट देखने को हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Question number 12. Which of the following is finite? Which of the following is finite? तो finite sets है और इन्होंने कुछ बोले हैं। तो पहला है A equals to X is that X is set of point on line, set of point on a line। Second part है B is X is that X, B equals to X is that X belongs to natural number and X is prime, X is prime। थर्ड केस देख लेते हैं। C equals to X is that X belongs to natural number and X is even ले लो या odd ले लो, odd। फोर्थ केस है D equals to X is that X belongs to natural number and X minus 1 and X minus 2 is 0। होपफुली जिसको ये सवाल समझ में आया होगा उसने अब तक कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जिसने इस सवाल को अच्छे से पढ़ लिया है अब तक और उसको आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। खैर फिर भी हम देख लेते हैं कि एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें जो नंबर्स हैं वो आपके फिक्स होते हैं, है ना। तो एक लाइन खींची है और एक लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं? पॉइंट तो 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 20,000 50,000 लाख और इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं एक पॉइंट एक ही लाइन पर। अगर मैं बोलता हूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं तो आप इन 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट बोल सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या बन सकती है 1 और 2 के बीच में भी। तो एक लाइन है और लाइन के बीच में पॉइंट काउंट करने हैं तो पॉइंट तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही इनफाइनाइट सेट बन गया। x belongs to natural number, पहला केस x belongs to natural number and x is prime। तो जो नेचुरल नंबर है वो है आपके 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। और प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 और आगे तक जाएंगे। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है इनफाइनाइट सीरीज है आपकी, लेकिन उसमें भी अगर प्राइम नंबर ही पूछे जाए कंपलसरीली कि प्राइम नंबर कितने होंगे तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में भी बहुत बड़ी संख्या में हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो प्राइम नंबर भी आपके एक लंबे अंतराल में है तो ये भी आपका फाइनाइट सेट नहीं है, नॉन फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक, और ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। थर्ड केस भी आपका इनफाइनाइट सेट है क्योंकि ओड नंबर x इज ओड, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक। और ओड नंबर तो आप जानते हैं आसानी से हो जाना चाहिए कि 1 3 5 7 और 9 11 13 15 17 19 21 जो आपके ओड नंबर्स हैं वो एक बड़ी संख्या में हो सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा सिर्फ ओड नंबर पूछे गए तो ओड नंबर आपके इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये सॉल्यूशन बोला है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक
एक बार x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आ गई, और एक बार x माइनस टू इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये आपके दो सॉल्यूशन आए हैं सिर्फ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। तो आपका जो फोर्थ केस था x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये आपका कैसा केस आ गया? एक फाइनाइट सेट का केस आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाउ मैनी एलिमेंट हैज PA if how many element has PA if A equals to 5। A के अंदर जो एलिमेंट की संख्या बोली है वो 5 बोल दी है। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके PA किसे बोलते हैं? PA बोलते हैं पावर सेट को। PA इस्तेमाल किया जाता है पावर सेट, और पावर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट निकाला जाता है 2 की पावर n से। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, और जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो किसी के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो सबसेट कितना हो गया? 5। तो इसके सबसेट की संख्या अगर हम लिखें तो वो भी क्या आ जाएगी आपकी? एम्प्टी सेट ही इसका सबसेट बन जाएगा। तो इसमें इसके सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? सबसेट में एक 5 आ गया खाली। तो इसकी PA कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 1। PA की वैल्यू आ गई आपकी 1। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका A इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, और B इक्वल्स टू 2 3 5 7। फाइंड A intersection B and A union B। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, A और B, सेकंड B और A, थर्ड ऑप्शन है आपका यूनियन और 5, फोर्थ ऑप्शन है और A और यूनियन। ठीक से देखेंगे बेटा। इसमें A दिया है और B दिया है। A एक्चुअली नेचुरल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। B ये दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन पूछ लेता आपसे, A और B के बीच में इंटरसेक्शन निकालिए, तब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 3 5 और 7। क्या ऑप्शन आएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ B। क्या ऑप्शन आएगा? B। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है आपका? B आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं A यूनियन B कितना आ रहा है, तो A यूनियन B, A के अंदर तो सारे ही एलिमेंट हैं, तो B के जितने भी एलिमेंट है 2 3 5 7 वो तो ऑलरेडी इसके अंदर होंगे। 4 5 6 7 8 अप टू जहां तक भी जा रहा है, तो B के अंदर भी जितने भी आपके एलिमेंट हैं 2 3 5 7 वो ऑलरेडी इसके अंदर होंगे। तो A यूनियन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक यही आ जाएगी। यानी कि A यूनियन B आपका A आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा A इंटरसेक्शन B आपका B आ गया और A यूनियन B आपका A आ गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं।
ए की वैल्यू दी हुई है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। बी की वैल्यू दी है ए आई के यू, ए आई के और यू। पूछा है देन ए माइनस बी, देन ए माइनस बी बताइए। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए के वो सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे जो कि ए और बी में कॉमन है, वो छोड़ करके। तो ए और बी में कॉमन क्या है, आप जानते हैं ए और बी में कॉमन है, एक तो ए आपका कॉमन आ रहा है और आई भी आपकी कॉमन आ रही है, यू भी कॉमन आ रहा है। तीन एलिमेंट आपके कॉमन आ गए, यानी कि ए आई और यू तो आपके कॉमन ही आ गए। बाकी ए के एलिमेंट आप चाहे तो लिख सकते हैं ए आई ओ यू। अगर आपको इन दोनों के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन वाले पार्ट है उनको छोड़ करके ई और ओ आपका आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी जो आपकी वैल्यू आई है वो ई और ओ आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 क्वेश्चन है इफ सेट ए एंड सेट बी, इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स as a equals to xy such that y equals to e की पावर x and x belongs to real number, ठीक। b equals to xy such that y equals to x where x belongs to real number। रियल नंबर मतलब नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सभी को ये लेकर के चलेगा, ठीक। तो पूछा क्या है देन आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन बी सबसेट होगा ए का, सेकंड ऑप्शन ए सबसेट होगा बी का, थर्ड ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, फोर्थ है ए यूनियन बी ए होगा, फोर्थ ऑप्शन है ए यूनियन बी ए होगा। हमने जो अब तक बेसिक क्वेश्चन करे, बेसिक क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें इंटरसेक्शन और यूनियन और ये सब चीजें देखनी आसानी से आ जाए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इन सभी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। और सबसेट की क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी में और आपका जो पार्ट 1 कराया था इसका सेट्स का, उसमें भी हमने कराए थे सबसेट के अच्छे खासे क्वेश्चन कराए थे। सबसेट का मतलब होता है ए के वो सभी एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट हो, यानी कि बी ए से बड़ा है और इसमें देखा जाए तो बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हो गए, मतलब बी सुपरसेट होता था आपका और ए ये वाला जो इधर होता था वो आपका सुपरसेट होता था, मतलब ए सुपरसेट हो गया और बी आपका सबसेट हो गया। अब e की पावर x और y इक्वल्स टू x जैसे जब इक्वेशन आ जाती है या ऐसे पॉलिनोमियल्स या कुछ और आ जाते हैं, फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, तब ऐसे केसेस में हमें ग्राफ बनाना ज्यादा बेहतर उचित या अच्छा तरीका लगता है। तो ग्राफ हालांकि जब हम सिखाएंगे कर्व बनाना, तो जब तो हम सिखाएंगे, फिलहाल के केस में हम इसे कर लेते हैं, है ना। देखिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे जाता है, y इक्वल्स टू x अगर आपको देखना है तो x की वैल्यू रख लीजिएगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ी है, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, ठीक। अगर इस तरफ की बात करें तो -1, 0, -2, 0, -3, 0। इतना टाइम लगता नहीं है, अगर आपको ग्राफ बनाना आता होता तो इतना समय नहीं लगता वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। जब हम ग्राफ सिखा देंगे तो उसके बाद इतना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो फिलहाल आगे देखते हैं 0, -1 और 0, -2, 0, -3। जब आपके x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0, तो कर्व यहां से जा रहा है। जब आपके x की वैल्यू 1 रखेंगे, x = 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1,
यानी कि एक पॉइंट आपका ये हो गया जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे, x की वैल्यू कितनी रखी आपने -1, तो y की वैल्यू भी -1 आएगी, मतलब कि कर्व कुछ यहां से जाएगा। आप x की वैल्यू -2 रखेंगे तो कर्व यहां से जाएगा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन दिखा रही है। y x का कर्व ऐसे ही जाता है। वैसे भी ये हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, y x का कर्व आप पढ़ेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तब, ये कर्व पढ़ाएंगे जब। अब y e की पावर x की बात कर लेते हैं। e की पावर x की वैल्यू 0 रखोगे, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y e की पावर 0 एनीथिंग की पावर 0 1, तो कर्व की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 0,1 पर होगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। ठीक, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी कर्व की, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं इस केस में। e की पावर 1, e की पावर 2, जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, तो e की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि कहीं इनफाइनाइट पर जाएगी, लेकिन जब इसका रिवर्स करके हम देखते हैं तो रिवर्स क्या आ जाता है, रिवर्स भी आपका ऐसे ही आ जाता है। जब आप e की पावर -1 रखेंगे मतलब 1/e, e की पावर -2 रखेंगे मतलब 1/e स्क्वायर, e की पावर -3 रखेंगे तो मतलब 1/e की पावर 3। तो ये कर्व लगभग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक, दूसरे कर्व को देखो, पहले कर्व को देखो, इसका मतलब 1/e की पावर 3 तो आया, क्या आया 1/e की पावर 3। मान लेते हैं e की पावर 3 एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, या e की पावर हम कुछ भी ले लें, कितना भी बड़ा नंबर 1/e की पावर 17 ले लें, और ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर आ रहा है, और लेकिन ऊपर 1 है और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ये सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो कितना भी एक में डिवाइड कर दो, कितने भी बड़े नंबर से, कितने भी बड़े नंबर मतलब इनफाइनाइट से भी भाग दे दोगे तो भी ये 0 तक ही जाएगा। क्लियर है? इसे कितने भी बड़े नंबर से भाग दे दोगे नीचे की तरफ तो भी ये इनफाइनाइट तक ही जाएगा। मतलब जब इसको छोटा करते जा रहे हैं, जब भी ये सिर्फ इस कर्व की तरफ बढ़ रहा है, 0 पहुंचा नहीं है। ठीक, क्लियर है? ऊपर की बात करें तो भी ऐसे ही चल रहा है कुछ, फिलहाल उतने पे जाने की आवश्यकता नहीं है। y x आपका यहां से जा रहा है और ये यहां से जा रहा है। फिलहाल तो मुझे इन दोनों में कुछ संबंध होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है ना, सिर्फ x और y को देखते हुए। तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा वो तो a आने से रहा, लेकिन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई जरूर आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई। तो ना ये वाला केस संभव है, ना ये वाला केस संभव है। संभव क्या है, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कैसे आई है आपकी 5। ठीक, अच्छा केस था और आसान भी था, हो जाना था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, 17 पर चलेंगे। वो वाली टर्म बेटा क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आपकी e की पावर बड़ी होती जा रही है 2 e की पावर 3 अब टू e की पावर इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये वाली टर्म कैसी हो गई आपकी इनफाइनाइट। अगर 1/2 e की पावर 1/4 1/e की पावर 6, नीचे वाला बड़ा नंबर बढ़ता जाएगा। सपोज करो 1/1000 से भाग दे तो कितना आ रहा है, तो 0.001 आ रहा है ना। अगर 1/10,000 से भाग दे 0.0001, तब भी ये 0 नहीं हुआ। अब इस कंडीशन में भी अगर ये 0 नहीं हुआ मतलब ये 0 होना ही नहीं चाहता, तो इधर भी इनफाइनाइट तक खिंच जाएगा और ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट तक खिंच जाएगा। लेकिन अगर जब 1/इनफाइनाइट आ जाएगा तो उस केस में इसकी वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी, जब नीचे इनफाइनाइट आएगा तो ऊपर तो अपने आप 0 आ जाएगा स्वतः ही। ठीक, तो ये केस इस तरफ खिंचेगा और ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये टर्म आसानी से क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, let u equals to 1 2 3
अप टू 10 तक, एंड a इक्वल्स टू 13579, a इक्वल्स टू 13579, देन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये तो एक आसान केस है, u माइनस ए हो जाता है, आपको पता ही है। तो u और a में जो कॉमन नंबर आ रहे हैं वो देख लीजिए। u के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से हमको घटा देना है 9 10, इसमें से आपको 13579 को घटा देना है 79। तो जो ओड नंबर है हमने हटा दीजिए बस 13579, तो बचा क्या है? 2 4 6 8 10। तो a डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आपका 2 4 6 8 10 आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका आने का, लेकिन इसके ऊपर सवाल जरूर आएगा। कॉम्प्लीमेंट के जैसे कॉम्प्लीमेंट का सहारा लेकर के क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट की बेसिक पार्ट देख लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। अब इससे ये खतरा नहीं रहेगा कि हमने इस छोटे से हिस्से को छोड़ करके चले गए, क्योंकि हमें ये आता था ऐसा मान करके। तो छोटा हिस्सा भी कभी कभी भारी लगता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बेटा। लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, a इक्वल्स टू 2 3 एंड b इक्वल्स टू 3 4 5, then a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। एक तो आप निकालोगे यूनियन माइनस a इंटरसेक्शन b करके, इसका घटा करके। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कैसे आप निकालने वाले हैं, या फिर आप डिमॉर्गन लॉ भी लगा सकते हैं। डिमॉर्गन लॉ पे हमने क्वेश्चन कराया भी था, a डैश इंटरसेक्शन b डैश होता है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका। तो a यूनियन b क्या है? a यूनियन b निकाल लीजिए आप। a यूनियन b वो आया है आपका 2 3 4 और 5। 2 3 3 तो दोनों में कॉमन एक बार ही आएगा, 4 और 5। a यूनियन b आया, तो इसको घटा दीजिए u माइनस a यूनियन b, u माइनस a यूनियन b। u है आपका 1 2 3 4 5 6, u है आपका 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से घटाना है आपको 2 3 4 5 को, 2 3 4 और 5 को। 2 3 4 5 को देख लीजिए, 2 3 4 5, इसको छोड़ करके बाकी का जो बचा आपका क्या बचा? 1,6। ये आपका 1,6 आपका आंसर आ गया। इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, पहले a डैश निकाले और b डैश निकाले। a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? अब ये भी निकाला बेटा, 2 और 3 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट a के कॉम्प्लीमेंट में आ गए, 1 4 5 6, ठीक। इंटरसेक्शन निकालना है b के कॉम्प्लीमेंट में, 3 4 5 को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट आ जाएंगे। 3 4 5 को छोड़ा तो आपके कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 और 6। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, कॉमन सिर्फ आपका एक 1 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, तो इन दोनों का आंसर भी आपका 1,6 ही आया, ठीक। तो आप इसे डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया बेटा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका nx equals to 28 and y equals to 32 और nx union y equals to 50। 10 पूछा है आपसे nx इंटरसेक्शन y, तो आपका तो ये आसान वाला फॉर्मूला है, a और b वाला, a यूनियन b वाला केस है, nx यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y।
तो यूनियन वाई की वैल्यू दी है आपकी 50 इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 50 इक्वल्स टू 28 प्लस 32 कितना हो गया, ये 60 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसे इधर ले जाइए बेटा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 माइनस 50 यानी कि 10। तो आपका एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आई है 10। ठीक, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था और इजी भी था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये वाले केस आप एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं तो आपसे डायरेक्टली होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन यू इक्वल्स टू 700 and A equals to 200 and B equals to 300 and A intersection B equals to 100, तो N A dash intersection B dash पूछा है। N A dash intersection B dash एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हम क्या जानते हैं, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ये जो फॉर्मूला आया ये आपका डिमॉर्गन लॉ से ही आया है, डिमॉर्गन लॉ। अभी भी का क्वेश्चन किया था बिल्कुल इसी के ऊपर बेसिस है ना। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो एन ए यूनियन बी कितना आया है, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए है आपका 200 प्लस 300 माइनस 100, 500 माइनस 100 यानी कि 400, कितना आया 400। और एनयू कितना दिया हुआ है, एनयू दिया हुआ है बेटा 700, तो 700 माइनस 400, 700 माइनस 400, तो इसका आंसर जो आया वो आया आपका 300। ठीक, तो एन ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 300। तो एग्जाम में ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, जब ऑप्शन आएंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूजन में रह जाएं। उस केस में तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा यूज होती है एग्जाम में, इस बात को मान के चलिएगा, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 21. In a class of 35 students, 24 like to play cricket. In a class of 35 students, 24 like to play cricket. And 16 like to play football, and 16 like to play football. Also each student like at least one of the play. Also each student like one of the play. How many students like to play both cricket and football? How many like to play both cricket and football?
तो एक क्लास है जिसके अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं, ये लीजिएगा। एक क्लास जिसके अंदर 35 स्टूडेंट्स है, मतलब ए यूनियन बी दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 35, ठीक। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो एन ए दिया हुआ है 24, ये आपका ए की वैल्यू दी है 24। चलिए यहां से कर लेते हैं चाहे तो। 16 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो एन बी की वैल्यू कितनी दी है 16, और ये कंप्लीट की वैल्यू दी है 35। हालांकि जब 35 दिया रहेगा तो हो सकता है कि वो यूनियन की वैल्यू भी हो, यूनियन कंप्लीट रेक्टेंगल होता है, लेकिन इन्होंने बोला है लाइक टू प्ले फुटबॉल, ईच स्टूडेंट लाइक वन ऑफ दीज प्ले, हर एक को खेल खेलना पड़ेगा या खेल खेलना आता है या चाहिए। तो मतलब कि उन्होंने बोला कि ए यूनियन बी ही आपका 35 है, ये आपका यू नहीं दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ है। यू दिया होता तो फिर ए यूनियन बी से सेपरेट हो जाता, जैसे इससे पहले वाले केस में एन यू माइनस ए यूनियन बी करके आपने क्वेश्चन किया था। तो एन बी आपका आ गया है 16। तो जो दोनों खेलेंगे कौन सा, इस टर्म को याद रखिएगा कि बोथ बोला है, बोथ का मतलब दोनों, और दोनों आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट। तो ए यूनियन बी बोला है 35 इक्वल्स टू एन ए बोला है 24, एन बी बोला है आपका कितना 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला है आपका एन ए यूनियन बी वाला बेटा, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 35 इक्वल्स टू 24 36 और 10 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 40 माइनस 5 35 यानी कि 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम ही खेलेंगे, ऐसे 5 बच्चे होंगे। बोला जाए कि केवल एक गेम खेलने वाले बच्चे बताओ, अगर इसमें सेकंड केस पूछा जाता, फाइंड हु प्ले क्रिकेट ओनली, कौन सा सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं ऐसे बच्चे कौन से हैं। तो ऐसे बच्चे ये वाले हैं। ये वाला केस कौन से में आता था, हमने बताया था इसको भी जब हमने पार्ट 1 कराया था तब। तो ऐसे बच्चे आएंगे आपके ए माइनस बी में। टोटल क्रिकेट खेलने वाले कितने 24, 5 ऐसे निकल गए जिन्हें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना ही आता है। तो 24 में से 5 को निकाल दो, 24 में से 5 को निकाल देंगे तो कितने बचे 19। तो 19 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है, ठीक, ओनली क्रिकेट वाले, ठीक। ओनली क्रिकेट की जगह ये ऐसा भी लिख सकते हैं, हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। इसी टर्म को हम दोबारा लिखते हैं, फाइंड स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, बट नॉट क्रिकेट। तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वो बच्चे ये वाले हो गए। तो 16 में से 5 घटा दो, 16 में से 5 गए 11। तो ऐसे बच्चों की संख्या हो गई आपकी 11 जो आपकी फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलेगी और क्रिकेट नहीं खेलेगी।